Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज हमारे पास सेलेक्टिव आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं ही कहूँगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ इसमें खास नहीं, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कुछ हैं और जो सेलेक्टिव है हम उन्हीं को डिस्कस यहाँ पर करेंगे और जो खास नहीं होंगे उनको हम थोड़ा ऊपर सरफेस नॉलेज यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आ रही है फार्मर रेस पिच प्रोटेस्ट विद बॉडीज़। अभी क्या बात चली है आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि कल जो है फार्मर का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, जो तिकोना विलेज करके एक लखीमपुर खेरी यानी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी में एक गांव है जिसका नाम है तिकोना। तो तिकोना विलेज में कई सारे फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रहे थे। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ के जो बेसिकली होम मिनिस्टर हैं, यूनियन जो मिनिस्टर स्टेट के होम अफेयर मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा, तो उनके बेटे जो हैं वो एक कार एसयूवी कार में जा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि वहाँ फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन्होंने जो एसयूवी कार है वो फार्मर्स के ऊपर चढ़ा दी, जिसके अंदर 4 या 3 फार्मर्स जो है उनकी बिल्कुल वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कुछ वहाँ पर इंजर्ड भी हुए हैं, जिसको लेकर फार्मर के अंदर जो दंगे वो और भी ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए। पहले तो वो फार्मर प्रोटेस्ट करते फार्म बिल्स को लेकर या फार्म लॉज को लेकर, लेकिन इसके बाद जैसे ही वहाँ पर 3 किसानों के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, इसके बाद इनके अंदर एक गुस्सा एक आक्रोश इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो जो 2 एसयूवीज़ वहाँ से उनकी निकल रही थी दोनों में आग लगा दी जाती है और उन्होंने एफआईआर लिखवाई है उसके बेटे के खिलाफ। अब यहाँ पर मुद्दा ये हो रही है कि ये जो बेटा है, जो इनका बेटा जो होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा का जो बेटा है, ये उनके बचाव में ये बोलते हैं कि नहीं वो तो उस टाइम पर वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। देखो हमारा मुद्दा ये नहीं कि उनके बेटे ने कार चलाई नहीं चलाई, मुद्दा ये है कि फार्मर का जो प्रोटेस्ट है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल प्ले कर रहा है, क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है कि अब ये देखा जा रहा है कि अब इनके जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट नहीं, एक तरह से दंगे की शेप लेती जा रही है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर जो हमारे जो लॉज हैं, अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से लॉज हैं जिनको लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आपको कई क्लासेस से बता चुका हूँ। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। ये 3 बिल है जिनको लेकर फार्मर्स के सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। उनका ये कहना है कि जो बिल है इनको एक्ट मत बनने दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इससे कोई फार्मर पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। जैसे चल रहे चलने दो और जो एमएसपी जो है उसको हमेशा बनाए रखो। एमएसपी होती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो फार्मर अपने जो गवर्नमेंट अपने सभी फार्मर्स को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर देखो इस वाले आर्टिकल से हमें सीखने वाली ये चीज़ है कि देखो आप यहाँ पर नोटिस करिए कि किस तरह से फार्मर अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इन दंगों को और बढ़ाने का काम करिए। दोस्तों इस पर तो मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखा जो ये बोल रहे हैं वहाँ पर यूपी के अंदर कि कोई किसान है उसका सर फोड़ दो, कुछ कर दो। मतलब ये आईएएस ऑफिसर की मैं बात बता रहा हूँ कि उनसे देखने और सुनने को मिल रहा है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कह सकते हो कि पॉलिटिकल एजेंडा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें किसान नहीं दिख रहे बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा आर्टिकल था। इसका यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट लैशेस आउट फार्मर ग्रुप्स। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलिए कि जो भी ये इवेंट्स हो रहे हैं ये इवेंट होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बिल बनाया, हमने कोई एक्ट थोड़ी बना दिया ना, इसको अभी एप्लीकेबल कराया, कुछ नहीं कराया, लेकिन फार्मर अभी से ही कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट वो क्या जाने कि आपने अभी बिल बनाया है तो बिल ऐसी थोड़ी बनाया होगा, बिल को कभी ना कभी तो एक्ट में कन्वर्ट करोगे ना। तो आपने ये तो नहीं खाली बिल बना दिया और ये कह रहे हो कि नहीं प्रोटेस्ट मत करो, जब एक्ट बनेगा तब प्रोटेस्ट करना, ये कहाँ की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या हवाला दे रहा है कि अभी ये एक्ट नहीं बना, ये तो सिर्फ एक बिल बना है, तो अभी से फार्मर को लेकर इस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं करने चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो मरने वाले लोग उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की जा रही है, और जो 3 या 4 जो किसान भाई हमारे इसमें डेथ में शहीद हुए हैं इसके अंदर 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, और उनके घर में जो भी बच्चे होंगे उनको सरकारी जॉब का यहाँ पर दिलासा दिया जा रहा है। दोस्तों ये सारे कंपनसेशन देकर क्या फ़ायदा, एक तरफ आप पहले मारते हो, इसका फिर आप कंपनसेशन कर डिक्लेयर कर दो। ऐसा कंपनसेशन का हम क्या करेंगे, सोच के देखो, बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप एक जैसे आप अपने आप को अभी से सोच के चलो कि अगर आप इस जगह होते तो कैसे हैंडल करते, तो सोचने वाली बातें बहुत सारी। ठीक है, चलिए खैर मैं ज़्यादा भावुक नहीं हूँगा इस चीज़ में, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मूव्स टू चेंज फॉरेस्ट एक्ट। अभी बात क्या चली, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट है हमारे पास, कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए कई सारे हमारे एक्ट बने हैं, जिनमें से एक एक्ट क्या है, फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। अभी ये कहा गया, ये जो वैसे ही जो एक्ट है वो 1980 में लॉन्च किया गया था। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट ये होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो फॉरेस्ट है इनमें से रेलवेज़ के कई सारे प्रोजेक्ट्स निकल जाते हैं, कभी किसी का कोई सरकारी प्रोजेक्ट निकल जाता है। तो ये कहा गया पहली बात तो ये फॉरेस्ट है, हमें इनको बचाना है। अगर फिर भी आपका कोई यहाँ पर कोई मान लो आपका कोई इवेंट यहाँ निकल आता है, या आप यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाना चाहते हो, तो आपको बदले में फॉरेस्ट अथॉरिटी को कुछ कंपनसेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। इस बात को लेकर यहाँ पर कुछ जो है वो अमेंडमेंट यहाँ पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि 1980 से पहले अगर यहाँ पर कोई रेलवे का एक्विजिशन हुआ या किसी का एक्विजिशन हुआ तो वो मान्य है, लेकिन 1980 के बाद अगर कोई एक्विजिशन होता है
तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मर्जी है वो उस लैंड को दे या ना दे, और अगर देगी तो वो बदले में आपसे कंपनसेशन क्लेम ज़रूर करेगी। ठीक है, एक छोटा सा अमेंडमेंट था, मैंने सोचा आपको यहाँ पर बता दूँ। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है, लेकिन ये यूएसए के लिए न्यूज़ है, हमारे लिए कुछ खास नहीं है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि हमने अपनी रिसर्च के अंदर, मतलब हमने नहीं बोलना चाहिए बल्कि यूएसए ने अपनी एक रिसर्च अथॉरिटी के अंदर क्या किया है, ये पता लगाया कि जब एक इंसान को टच किया जाता है तो उसके जो सेंस ऑर्गन है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि हमें किसी ने टच किया है। तो जो नर्वस सिस्टम को लेकर यहाँ पर बातचीत होती है, मतलब मेडिकल लाइन में ये बहुत बड़ी रिसर्च मानी जा रही है। तो इनको जो है यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, 2 साइंटिस्ट जिनका नाम है डेविड और एक का नाम है एंड्रम, आप दोनों की फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों जो है इन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर ये पाया कि किस तरह से जब हम किसी की बॉडी को टच करते हैं तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है, किस तरह से उसमें जो चीज़ें होती है उससे कैसे पता चलता है मुझे किसी ने टच किया है। तो जो नर्वस सिस्टम का जो पूरा, जिसे बोलते हैं ना रैप्टर सिस्टम, रैप्टर, हाँ यही बोलते हैं, थोड़ी टेक्निकल टर्म है, मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सिस्टम को किस तरह से जैसे हीट होती है, आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो कैसे आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, इसको लेकर इन्होंने बहुत अपना रिसर्च किया है। और फाइनली इनको यहाँ पर अवार्ड से जो है वो नवाजा जा रहा है। इनको जो अवार्ड मिला है वो है नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो ये छोटी सी एक आर्टिकल थी, मैंने सोचा आपसे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो सेकंड पेज पर हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है। आप जानते हैं जैसे दिल्ली में जैसे अक्टूबर और नवंबर का महीना शुरू होता है तो हमारे जो लगे हुए इलाके जैसे नोएडा हो गया, बेसिकली हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम जो हरियाणा इलाका लगा हुआ है, तो यहाँ के जो किसान है वो अपनी पराली को जलाते हैं। पराली मतलब होता है जैसे जो वीट होता है उसमें से जब सीड निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ आर्टिकल होता है वो इतना ज़्यादा ड्राई, इतना ज़्यादा सूखा होता है कि फार्मर्स को कहीं डंप नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर होता है तो उसको जलाया जाता है। देखो जलाने से क्या होता है, पहले तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नेबरिंग स्टेट्स होती हैं उनके ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है कि जब हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो उसका जो धुआं होता है वो पूरा दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब वो दिल्ली में आता है तो दिल्ली के लोगों को ऐसा फील होता है जैसे सर्दियों में जैसे फॉग आ जाती है ना, जबकि वो फॉग नहीं होती है, वो क्या होता है, वो एक चैम्बर होता है, गैस का पूरा चैम्बर होता है, जिससे आँखों में ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, खांसी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो होनी शुरू होती हैं। मैं तो पिछले 4 सालों से झेलता आ रहा हूँ, 4 साल हो गए मतलब समझते हुए इन चीज़ों को, तो मैं खुद जान रहा हूँ कि 4 सालों में किस तरह से जो पराली जब जलाई जाती है तो दिल्ली वाले लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन हमारे घर में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, जब सरकार ही नहीं करे तो हम अपने अकेले लेवल पे क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो हरियाणा के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। देखो हरियाणा के किसान भाई लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट उनकी पराली को डंप करने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं करी तो एक जलाने ही उनके लिए साधन बचता है। अब उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट का क्या नहीं है, लेकिन उनका काम तो चलना चाहिए। बात भी सही, मैं भी होता तो शायद यही करता। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन्स लाने चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग वे लाने चाहिए जिससे इस पराली सिस्टम को रिमूव किया जा सके। जो एनवायरनमेंट में हम एक तरफ तो हम कायोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट में अब सबमिट वगैरह करते हैं, और एक तरफ हम हर साल नवंबर अक्टूबर के महीने के अंदर जो है पराली जला के वो सारे के सारे अरमानों पे पानी फेर देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी ज़्यादा आ गई है, कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करनी चाहिए जिससे इस पराली का एक प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। तो यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी ने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर इस पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए हम कुछ चीज़ें बनाएंगे। अब देखते हैं वो चीज़ें क्या बनाएंगे। अब देखो आम आदमी पार्टी अपने लेवल पे जो कर पाएगी वो तो कर पाएगी, लेकिन अगर इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न निकाला जाए, कुछ टेक्निकल सोल्यूशन निकाला जाए तो कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको जो फैलने से रोक सकते हैं अपने अपने लेवल पे। और जो हमारा मोटिव है कि 2050 तक हम अपने कार्बन एमिशन को जो रिड्यूस कर देंगे 1.5% तक, तो हो सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है पराली को जलाना, इस चीज़ को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर तो यहाँ तो ये सुशील कुमार को बेल मिल गई, खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने मेन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है हम उनसे बात करें। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर ये पूरा तो आपका, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है। न्यूज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे भारत है, भारत देश में क्या है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये फोटोग्राफ क्या है, दिल्ली के चांदनी चौक की है। दोस्तों अगर इसकी पुरानी फोटोग्राफ देखोगे ना तो यहाँ पर जो बीच में आपको ये फुटपाथ चलती हुई रोडें नज़र आई, ये पहले मेन रोड हुआ करती थी जहाँ पे इतना ज़्यादा जाम रहता था, इतना ज़्यादा जाम कि पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर टाइप की चीज़ें मिलती थी। और इस टाइम देखो कितना नीट एंड क्लीन है। आम आदमी पार्टी ने जो ये विक्टोरियल प्लेस है, मतलब जो पुरानी यादें होती हैं उनको रूबरू करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किया है। और दोस्तों आप ये यहाँ पर ये वाइट वाला मंदिर देख पा रहे हैं, यहाँ तो मैं इवन हर साल जाता हूँ। ये गौरी शंकर का मंदिर है, जब भी जब शिव जी का वो आता है ना, क्या बोलते हैं मैं उसे भूल गया, तो मैं हर साल में 2 बार ज़रूर जाता हूँ। और ये जो बंगला साहिब है यहाँ भी ज़रूर जाता हूँ। मतलब ये तो मेरी
हर साल मतलब 2 टूर यहाँ पर हमेशा मेरे होते हैं, दिल्ली में ही है। तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा था आपको कि आपको ये दिखा सकूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी है, ठीक है, इसने देखो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, किस तरह से देखो इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो पता है क्या उठाया, देखो इन्होंने मुद्दा ये उठाया कि जैसे न्यूयॉर्क शहर है, लंदन शहर है, उनकी जैसी गलियाँ होती है, उनकी जैसी स्ट्रीट होती हैं, वैसे ही हम चाहते हैं अपने दिल्ली के अंदर करना। अगर यही सिस्टम अगर हर गवर्नमेंट कर ले तो क्या देश बदल नहीं सकता? 10 साल तक गवर्नमेंट इसी पॉलिसी को चलाए, अपने अपने छोटे छोटे डेवलपमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट करे, तो आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लंदन को भी पीछे छोड़ दें, जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है। ठीक है, देखो कई सारे लोग हो सकता है ये सोचो कि लग रहा है शिवम सर जो है वो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मोदी से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनके सिर्फ अच्छे कामों से। इसी तरह आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों से मैं उनसे इन्फ्लुएंस हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केजू को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ एडिटोरियल सेक्शन पर आते हैं। कुछ खास एडिटोरियल नहीं, यहाँ पर एक एडिटोरियल ये बोला गया यहाँ पर, जिसको बोला गया एन अल्फ़ाबेट सूप ऑफ न्यू दिल्ली नीड टू शिफ्ट थ्रू। अब इसमें क्या बोला गया कि जैसे आप जानते हैं कि अभी इंडिया है, इंडिया जब भी किसी भी एग्रीमेंट में शामिल होता है तो वो एग्रीमेंट जो है ना सही तौर पे हो नहीं पाता। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पर बात बोली गई है। आप जानते हैं एशियन जो है, इसी तरह एक सार्क है, सार्क के अंदर 8 मेंबर स्टेट है, जिसमें पाकिस्तान हो गया, हमारा इंडिया हो गया, और जो हमारी जो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ होगी, म्यांमार हो गए, ठीक है, थाईलैंड, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं। अब ये कहा जा रहा है कि देखो आपने ये सार्क तो बना लिया, लेकिन क्या सार्क जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या उनको आप अचीव कर पाए? तो हम उनको बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पर कोई मीटिंग करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा मुद्दा किस पर उठाता है? आर्टिकल 370 पर मुद्दा उठाता है कि जो आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को कब्जा किया गया वो गलत था। इन चीज़ों पर वो मुद्दा उठाता है। इसी वजह से यहाँ पर कोई फ्रूटफुल बात कभी भी नहीं हो पाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कोई मीटिंग ही नहीं हो पाती। अभी 2020 के अंदर एक मीटिंग होने के लिए भी थी, लेकिन वो मीटिंग हो ही नहीं पाई, बिकॉज इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट करने से साफ साफ मना कर दिया। उसने ये बोला कि मीटिंग कभी फ्रूटफुल होती है तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं करें। तो सार्क का जो अस्तित्व है वो क्यों रखा गया, ये सोच के देखो। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है वो बेसिकली ये बोल रहा है कि जहाँ इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज शामिल हो जाती है वहाँ पर कभी कोई मीटिंग ढंग से हो ही नहीं पाती। लेकिन अब शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन में चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान लड़ते हैं, लेकिन चाइना उनको फटकार करके चुपचाप करवा देता है। तो जहाँ पर बड़े नेशन साथ में होते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ छोटे छोटे नेशंस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, तो ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। इस वजह से कोई भी इनका जो होता है वो फ्रूटफुल यहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये एडिटोरियल बेसिकली इस चीज़ के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पर चलते हैं अगले एडिटोरियल पे। ये ग्रीन कवर को लेकर बात बोली गई है। अब ग्रीन कवर को लेकर बात ये बोली गई, जैसे आप जानते हैं अभी हमने अपने क्लाइमेट चेंज को लेकर बातें बोली हैं कि आने वाले समय के अंदर हम 2050 तक अपनी जो ग्रीनरी है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि आखिर जो इंडिया है, इंडिया कौन कौन से इनिशिएट ले रहा है ताकि हम अपने क्लाइमेट को जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करें। देखो एक चीज़ आपने नोटिस की है, हमने अभी तक जब से अपनी हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज स्टार्ट की है तब से ग्रीनरी पर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये मुद्दे हमेशा पूछे जाते हैं। याद रखना, इस पर मैं अभी एक इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा कि किस तरह से हमारे इंडिया ने कई टाइप के एग्रीमेंट किया है। COP21 किया है, COP26 किया है, पेरिस एग्रीमेंट किया है, वहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, बेसिकली ये छोटा सा एडिटोरियल है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ बिकॉज कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं दे रखी है, क्योंकि एडिटोरियल हमेशा एक तरफा होता है। ये जो ऑथर लिखता है वो अपने प्रोस्पेक्टिव, अपने ओपिनियन यहाँ पर देने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर है ये अगेन वही क्लाइमेट एक्शन को लेकर है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर है साइंस ओवर स्मोक टॉवर। अच्छा, जैसे आप जानते हैं जो एयर पोल्यूशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब इस बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन के अंदर हम किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प ले सकते हैं, वो यहाँ पर बात की। अभी आप जानते हैं दिल्ली के अंदर स्मोक टॉवर CP के अंदर लगाया गया। अगर ये स्मोक टॉवर हर पॉल्यूटेड स्टेट अपने अपने लेवल पर लगाए तो क्या एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? द आंसर इज येस, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बस इतना बोलता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है हमें उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, वो भी क्लाइमेट एक्शंस को लेकर, कि जिस तरह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं इसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर नए नए तरीके अपनाने चाहिए, नए नए मॉडर्न तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज की डेट में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्मोक टॉवर जो है वो हर स्टेट में इंस्टॉल करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर चाइना को लेकर एक क्राइसिस के बारे में बताई जा रही है कि चाइना के अंदर पावर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो चाइना ने क्या किया, अपने जो डेटाज हैं उनके साथ इतना मैनिपुलेशन किया कि इंटरनली उनका जो है वो लॉस मेकिंग कंपनीज है, बट इंटरनेट डेटा को मैनिपुलेट करके उन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाया, जिसके चलते आज ऐसी सिचुएशन चाइना के अंदर आ गई है कि वहाँ पावर की बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस देखने को मिल रही है। इस पर मैं एक सेपरेट केस स्टडी किसी ना किसी दिन लेकर आऊँगा कि चाइना किस तरह से अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से वो अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी में सुपर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए
इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात चली है कि अभी इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है। बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है जहाँ दो नेशंस आपस में मिलकर क्या करती हैं, एग्रीमेंट्स करती हैं। अब आप जानते हो श्रीलंका क्योंकि हमारी नेबरिंग नेशंस है, तो जितनी नेबरिंग नेशंस या कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ हमें अपने रिलेशंस हमेशा अच्छे बिल्ड करने चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर बढ़ा सकें। अभी श्रीलंका की जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर इंडिया ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश भी की थी, इवन लगा भी रहते, लेकिन तुरंत चाइना ने आके ये बोल दिया काउंटर करते हुए कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर हम अपना पैसा लगाएंगे, और श्रीलंका ने हमसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर तोड़ दिए। तो यहाँ पर जो डोमिनेंसी चाइना की है वो देखने के लिए मिले कि किस तरह से चाइना छोटी छोटी कंट्री को टारगेट करता है ताकि उन्हें अपने डेट ट्रैप में यहाँ पर फंसा सके। तो श्रीलंका को डेट ट्रैप से निकालने के लिए इंडिया जो है वो आगे आ रही है और श्रीलंका के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अभी कोशिश की जा रही है, अब जब होगा तब मैं इसको ज़्यादा अच्छे डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉमिस टू प्रोब इनटू पेंडोरा पेपर्स। अब ये आर्टिकल भाई साहब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको बताता हूँ पेंडोरा पेपर्स क्या होता है। देखो आप ना पहले ये समझो कि जो टैक्स होता है वो क्या होता है। टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट होती है जो हर एक इंसान को अपनी कमाई हुई इनकम पर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में उन पैसों का यूज़ कर पाए। तो टैक्स याद रखना एक कंपलसरी पेमेंट है। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो लेट सपोज एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं 30 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दूँगा और 70 रुपये मैं अपने पास रखूँगा। तो जो 30 रुपये का टैक्स मैंने दिया है, इससे 135 करोड़ के लोग जब अपने अपने लेवल पर टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा ताकि वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वो पैसा खर्च कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसों को बचाने की कोशिश करते हैं, पैसा नहीं बल्कि टैक्स को बचाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, और जब वो टैक्स को बचाने के लिए इलीगल तरीका अपनाते हैं तो इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। अब इलीगल तरीके में एक तरीका ये होता है कि आप अलग अलग कंट्री में ऑफशोर कंपनी खोलना शुरू कर दो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो सर ये ऑफशोर कंपनी क्या होती है। ऑफशोर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो दिखने में तो एक कंपनी होती है लेकिन रियलिटी में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कोई ट्रेडिंग, कोई मार्केटिंग, कोई कुछ नहीं करी होती। सिर्फ इसका काम होता है पैसों को हेर फेर करके इधर से उधर पहुंचाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाना, जिससे आप अपने टैक्स को बचा सको। यहाँ पर इंडिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पिक से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये इंडिया में जैसे हांगकांग में इन्वेस्टमेंट की जाती है, सिंगापुर में की जाती है, सिरिपिस में की जाती है, स्विट्ज़रलैंड में की जाती है, ब्रिटिश पनामा, इन सब जगहों पर क्या है हमारी कई टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है। तो क्या हुआ, इन कंट्री के जो पेपर्स होते हैं ना वो लीक हो गए हैं। जिन जिन जगहों पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते थे और किसी को नहीं बताते थे, तो यहाँ पर के जो पेपर्स हैं वो लीक हो गए। और उन पेपर्स में पता है क्या निकला, सबसे बड़ी बात है कि उन पेपर्स के अंदर इंडिया के कई सारे लोग यहाँ पर नाम निकले हैं, जिनके अंदर क्रिकेटर्स के भी नाम है और भी कई रेनॉल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके यहाँ पर नाम देखने के लिए। जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो आ रही है टैक्स इवेजन, कि किस तरह से लोग जो हैं वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो टैक्स की चोरी का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो किस तरह से करें, अलग अलग जगहों पर पैसे इन्वेस्ट करके। और ये जो पनामा पेंडोरा पेपर्स हैं ये लीक हो गए, जिसके अंदर इंडिया की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें अराउंड जो मैंने भी पढ़ा है उसके हिसाब से ये है कि 60 इंडियंस जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि आपको टैक्स ना देना पड़े, जिसमें कुछ हमारे फिल्म स्टार्स भी हैं, कुछ हमारे पास हमारे क्रिकेटर्स भी हैं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। दोस्तों पेंडोरा पेपर का लीक होने का मतलब है इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब होना, और उससे भी बड़ी बात है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। देखो इस आर्टिकल को मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पेंडोरा पेपर्स क्या है कि जो लोग अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं इस पर्पज़ से कि वो टैक्स ना दे, तो ये जो पेपर्स हैं वो लीक हो गए हैं, जिनमें कई सारे लोगों की लिस्ट बनकर तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला है कि हम उस लिस्ट को पूरी तरीके से अपनी कस्टडी में लेंगे, और यहाँ पर CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये बोला है कि जिन जिन लोग इसमें कवर हो रहे हैं उन सभी लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उन्होंने टैक्स की इवेजन किया, चोरी की है, तो जो टैक्स की जो धाराएँ हैं जिनके तहत 300% का टैक्स देना पड़ता है और जो भी आपकी जेल वगैरह होती है वो सारी यहाँ पर करने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था। इसी तरह से एक पनामा पेपर्स भी होता है, लेकिन उसको हम आगे कभी कवर करेंगे, अभी सिर्फ पेंडोरा पेपर्स की बात करें। ठीक है, इसके बाद और अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ ये आ रही है कि कोर्ट एक्सटेंड NCB कस्टडी ऑफ आर्यन अदर टिल October 7। दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा, खैर मुझे आर्यन से कोई मतलब नहीं, ना शाहरुख खान के बेटे से कोई मतलब है, मुझे सिर्फ मतलब इस बात से है यहाँ पर NCB जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, एक इन्होंने रेड की थी, वो भी एक पार्टी हो रही थी क्रूज़ के अंदर। वहाँ पर जब रेड की तो पाया गया कि कुछ कोकीन, ड्रग्स, हीरोइन वगैरह, चरस गांजे की जो है यहाँ पर कंजम्पशन की जा रही है, जिसमें कुल यहाँ पर 8 से 13 लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं, जिसके अंदर एक शाहरुख खान का बेटा भी होता है, जिसको अभी कहा जा रहा है कि इन सभी लोगों को अभी हम 7 अक्टूबर तक की अपनी कस्टडी में लेंगे और ये पता लगाएंगे ये सारी एक्टिविटीज़ ये कहाँ से हो रही हैं। दोस्तों आपको मैं एक बार बताता हूँ,
ये जितने भी हीरोइन, चरस गांजा, ये सब चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली कहाँ से आ रही हैं? ये आती हैं अफ़गानिस्तान से, ये आती हैं पाकिस्तान से, ये आती है ईरान से। मैं आपको बताता हूँ, हम ना एक सैंडविच की तरह फंस के रह गए हैं। मैंने आपको ये कल के आर्टिकल के अंदर भी बताया था कि आप ये देखो, ये जो गोल्डन क्रिसेंट कंपनियाँ और गोल्डन ट्राइंगल, इसके बीच में हमारा इंडिया आ जाता है। जैसे आपका ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हीरोइन, चरस गांजे की जाती है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो यहाँ के तो फार्मर्स की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम ही क्या है, या अफगानिस्तान की पूरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, चरस गांजा वगैरह को बनाना और उसके बाद इसको अलग अलग कंट्री में बेचना। इनके सबसे बड़े जो सेल बायर्स हैं, जो इनसे खरीदता है, दैट इज़ बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। अब बीच में आ जाता है भारत। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से गुजरात पोर्ट पे 2000 किलो हीरोइन को पकड़ा गया, ठीक है, 2000 नहीं, आई थिंक 3000 किलो की हीरोइन को पकड़ा है, जिसकी मार्केट में वैल्यूशन 21,000 करोड़ रुपए है। सोच के देखो, इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ यहाँ पर पकड़ी, यानी बीच में भारत आ जाता है। तो अल्टीमेटली अफगानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करता है, और इसी के चलते जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं या हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनको बढ़ावा मिलता है कि हमें तो हीरोइन, चरस गांजा तो अलग अलग कंट्री से आराम से स्मगल करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ मुझे जस्ट आपको बतानी थी, आप आई थिंक इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं। राजनाथ सिंह रिलीज 2 न्यू DRDO पॉलिसी। दो DRDO आप जानते ही हैं, जो हमारे यहाँ पर रिसर्च, जैसे डिफेंस को लेकर रिसर्च होती हैं, ठीक है, उनको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है DRDO। इसके अंदर दो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसका नाम है डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO बोला जाता है। और इसके अंदर एक जो रिसर्च आ रही है, दैट इज़ DRP। अब ये जो DRP रिसर्च है, इसके अंदर क्या बोला है कि जो हम अपने पास टैंक्स वगैरह बनाते हैं, आर्मी के वेपन्स वगैरह बनाते हैं, उनके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको लेकर ये एग्रीमेंट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर हम अपने पास जो टैंक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर हम खूब सारा पैसा खर्च यहाँ पर करेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से हमारे यहाँ पर जो प्रियंका गांधी है वो यूपी में गई उन फार्मर्स के घर पे जिनकी डेथ हो गई थी उस SUV के ऊपर। तो ये तो सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसे प्रियंका गांधी को कभी कोई याद नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब इनके चुनाव वगैरह आने के लिए होता है तो घर घर जाके ये चिंता व्यक्त करती हैं, जिससे लोगों को लगे कि पार्टी हमारे हित के लिए काम करेगी, ठीक है। चलो खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, यहाँ पर मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हैं, क्योंकि तो नोट्स आज के मैंने बताया था ना, आज की डेट में कोई खास आर्टिकल इसमें कवर नहीं किए गए। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू 43 ग्रुप्स ऑफ राइट टू मूव फ्रीली। अब क्या है, जो नोएडा अथॉरिटी में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो रेजिडेंशियल हाउस है, उन्होंने क्या किया हुआ है, कई सारे पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किए हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से कि फार्मर के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो आए दिन चलते रहते हैं, जिसकी वजह से फार्मर यूपी से दिल्ली और शिफ्ट करते हैं और रास्ता बीच में जाम कर दिया जाता है। तो हम रेजिडेंट्स को एक जैसे दूसरे मूव करने में दिक्कतें होती हैं, सिर्फ किसी वजह से, फार्मर के प्रोटेस्ट की वजह से। और फार्मर का प्रोटेस्ट जो है वो 2019 से चलता हुआ बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब पिछले 3 सालों के अंदर फार्मर के प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए कि रोड को बार बार ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके से हम रेजिडेंशियल लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखो, ये तो थी न्यूज़, लेकिन अब हमें समझना क्या है। अब ये सोच के देखो कि नोएडा के लोगों ने इतनी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को सुना दी, क्या ये इनका हक था? जी हाँ, ये बिल्कुल हक था। ये भारत के संविधान में इनको क्या मिली है, पावर मिली है। इसको बोलते हैं राइट टू मूव फ्रीली। ये GS पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात की जाएगी। मैं आपको बता दूँ, जो हमारा आर्टिकल 19(1)D है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कंट्री का सिटीज़न है उसको पूरा अधिकार है कंट्री के किसी भी टेरिटरी के अंदर इधर से उधर जाने का। मतलब अगर आप यूपी में रहते हो, हरियाणा में जाना चाहते हो, हरियाणा से केरला में जाना चाहते हो, तो आपको पूरा अधिकार दिया जाएगा कि आप अपनी कंट्री के किसी भी स्टेट के अंदर बॉर्डर क्रॉस यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, क्योंकि फार्मर वगैरह के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनको रोकने के लिए। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के रहने वाले लोगों को, जिनको रोज़मर्रा के कामों के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है। तो ये बेसिकली आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। मैं आपको बता दूँ, जो हमारा आर्टिकल 19 है वो 6 चीज़ों को कवर करते हुए चलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कॉपरेशन सोसाइटी, राइट टू मूव फ्रीली थॉट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड इन बिजनेस, राइट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये 6 चीज़ें कवर करता है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को किसी के सामने रखने का और अपनी भावनाओं को व्यक्त
व्यक्त करने का हर व्यक्ति को यहाँ पर क्या है, अधिकार है। दूसरा, राइट टू असेंबली पीसफुल, अगर कोई भी मीटिंग होगी तो उसको पीसफुल तरीके से करना है, बिना किसी वेपन को ले जाए, मतलब वेपन का मतलब है कोई हथियार की आपको ज़रूरत नहीं, आपको युद्ध लड़ने नहीं आ रहे हो, आप असेंबली में मीटिंग के लिए आ रहे हो, तो मीटिंग के अंदर आपको ज्वाइन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप कोई भी वेपन यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते हो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन कॉपरेशन सोसाइटी, अगर आप अपने हित के लिए कोई कॉपरेशन बनाना चाहते हो, जैसे किसान मोर्चा दल, इस टाइप की कोई भी आप अपनी कॉपरेशन बनाना चाहते हो जिससे आपको लगता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने में आसानी होगी, तो यस, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ग्रुप यहाँ पर बना सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत की टेरिटरी उसमें आप फ्रीली तरीके से एक देश से दूसरे पर यहाँ पर जा सकते हो। मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर राइट टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी के अंदर जो है वो वहाँ पर आप रह सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अगर आप 12th के बाद कुछ भी करना चाहते हैं, आपका मन है सी करना है, आपका मन है लॉयर बनने का, आपका मन है IPSC IAS बनने का, UPSC की तैयारी करने का, यस डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये एक छोटा सा आर्टिकल था, तो मैं आपको जस्ट यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से नोएडा के रहने वाले लोगों ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर ये बोला है कि बहुत सारे ग्रुप्स की वजह से यहाँ पर रोड्स वगैरह जाम कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है, नाकाबंदी कर दी जाती है, तो हमें आने जाने में यहाँ पर क्या होती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, नो स्टेट कैन डिनाई 50,000 एक्स ग्रेशिया। अब क्या है एक्स ग्रेशिया, मतलब आप जानते हैं अभी कोविड-19 पैंडेमिक में कई सारे लोगों की जो डेथ हुई है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार पर हम फुल ऑन उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि देखो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप हमसे टैक्सेस लेते हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल की बेहतर सुविधा जो है लोगों को प्रोवाइड कराओ। लेकिन जब हमने कोविड-19 की सिचुएशन देखी तो हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, यानी गिर गया। तो अब यहाँ पर उस कोलैप्स की वजह से कई सारे जो लोग हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक में उनकी डेथ होगी, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा डिक्लेयर ये किया गया था कि हम हर जिनकी भी डेथ हुई उनको 50,000 रुपीज़ का जो है वो कंपनसेशन देंगे। नो डाउट 50,000 बहुत कम अमाउंट है, लेकिन बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि हम 50,000 का कंपनसेशन नहीं देना चाहते। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाते हुए बोला गया कि ये एक्स ग्रेशिया तो आपको देनी ही पड़ेगी, कोई भी स्टेट इसको देने से यहाँ पर मना नहीं कर सकता। आप सोच के देखो, किसी जान की कीमत आप 50,000 रुपये से लगा रहे हो, और उसमें भी जब आप देने की बात आती है तो बहुत सी स्टेट बोलती नहीं, हम तो नहीं देना चाहते। भाई क्यों नहीं देना चाहते, तुम्हें तो एक डेथ पे 50 लाख रुपए देने चाहिए, एटलीस्ट उनका परिवार कुछ तो समझ जाए। वैसे 50 लाख से भी कुछ नहीं होता, जो अर्निंग मेंबर गया ना उसकी तो आप कभी उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना तो करो कि अगर उसकी फैमिली के 4 या 3 लोग जितने भी हैं वो उस पैसों से कुछ तो अपनी अर्निंग कर सकें, ताकि वो फ्यूचर में खड़े हो सकें उस बलबूते पे जो जिसको उन्होंने खोया है। तो 50,000 भी देने में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहाँ पर फटकार लगाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो ड्रोन की बात की जा रही है। जो ड्रोन का जो सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ड्रोन जो है वो आज के डेट में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ड्रोन से कई सारी एक्टिविटीज़ की जा रही है, इवन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर ड्रोन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसने ड्रोन ने 30 से 40 किलोमीटर की जो कवरेज है वो 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी कवरेज इसने डन कर दी। और यहाँ पर क्या हुआ, ड्रोन की सहायता से क्या किया गया, जो हमारे वैक्सीनेशन थी वो एक देश से दूसरे पहुँचाने में ड्रोन की हमारी बहुत हेल्प पहुँची है। इवन ड्रोन जो होता है वो एक हेलीकॉप्टर की तरह होता है, बट छोटा हेलीकॉप्टर समझ लो, जिसमें कोई पायलट बैठा नहीं होता। इसको पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से अभी कोविड-19 में ड्रोन जो है उसने हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन को एक देश से दूसरे पहुँचाने में हमारी हेल्प की है, आने वाले समय के अंदर हम ड्रोन को इस तरीके से और बिल्ड करेंगे कि हमारे हैवी इक्विपमेंट्स को भी एक जैसे दूसरे ले जाने में हमारे लिए मददगार साबित हो। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंसान नहीं होता, पूरा रिमोट कंट्रोल है, तो इस वजह से जो हमारा अपना वजन है उस वजन को हम कहीं दूसरे पर रिप्लेस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो अब हमारा आता है इकोनॉमी सेक्शन, जिसके अंदर ये बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आने वाले समय के अंदर हम खूब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जस्ट डबल हो जाए। दोस्तों यहाँ पर इस आर्टिकल में एक चीज़ कवर नहीं की गई, क्योंकि देखो मैं दो चीज़ें पढ़ के चलता हूँ, एक तो हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं आपको बता दूँ कि एप्पल कंपनी और जो हमारी टेस्ला मोटर्स है, ठीक है, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स, ये दोनों कंपनियों ने 2019 में बोला था कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था, जिसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर रोक दिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है 2022 के अंदर टेस्ला मोटर अपनी यूनिट इंडिया में खोलेगा, और जो हमारी
एप्पल है, एप्पल कंपनी, वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो 2022 में मुंबई में सबसे पहला वो प्लांट अपना यहाँ पर लगाने वाले हैं। यानी इंडिया के अंदर दो बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाले हैं, दैट इज़ एप्पल कंपनी एंड टेस्ला मोटर्स। तो अब ये जैसे ही इंडिया में आएंगी तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा डबल होगा, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा। सोच के देखो, जब इंडिया में कंपनी खुलेगी तो रोज़गार किसको मिलेगा? इंडिया को मिलेगा। यहाँ पर जो नेशनल इनकम है वो कहाँ बढ़ेगी? इंडिया में बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी को जानने समझने का मौका किससे मिलेगा? इंडियंस को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया प्लान के तहत जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंडिया में बनेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। सोच के देखो, जो आईफोन अभी हम खरीद रहे हैं बाहर से, उस पर कितना इंपोर्ट ड्यूटी, कितना काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह लगा के आता होगा। यानी एक 30,000 का मोबाइल फ़ोन हमें 80,000 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर वो इंडिया में ही बनेगा तो 30,000 का मोबाइल फ़ोन टैक्सेस लगा के भी हमें 40,000 का आराम से मिल जाएगा। ये मैं जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप ऐसे रियलिटी में समझना मत, ठीक है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया में कोई माल बनता है तो इससे जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है, जो नंबर ऑफ टैक्सेस हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाए, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम होगी और ऐसे में डिमांड हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टेस्ला मोटर्स और हमारी कौन सी, टेस्ला मोटर के मालिक इलॉन मस्क, और और हमारी एप्पल कंपनी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब इंडिया में लगने वाली 2022 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ फिक्की की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए भी कम से कम डबल खर्चा करना पड़ेगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर किया है, ठीक है। इसके बाद हम ऑयल की बात करते हैं। ऑयल आप जानते हैं, हम ओपेक कंट्री से और कई सारी गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया वगैरह, यहाँ से हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम ऑयल में जो पेट्रोलियम खरीदते हैं वो पेट्रोल नहीं होता कभी भी, याद रखना, वो क्रूड ऑयल होता है, जिसको अभी रिफाइन करना बाकी होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जो होता है वो 159 बैरल, एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर उसमें पेट्रोल आता है, जिसकी जो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस थी वो पहले $72 थी, अब जो बढ़कर हो गई है वो $79 हो गई। अगर सोच के देखो, हमारा इंपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो पेट्रोल की कीमत है वो भारत में भी तो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी लगेगा, कई टाइप के टैक्सेस उसमें इम्पोज होते हैं। इसी वजह से पेट्रोल की जो कीमत है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आप देख सकते हैं प्राइसेस यहाँ पर क्या हो गए, बढ़ गई। जो प्राइस पहले 72 थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 79 हो गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पर बैरल कितना होता है, 159 लीटर्स होता है। तो यही बात बोलिए कि इंडिया के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस हैं ऑलरेडी इतने बढ़े हुए थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इनकम, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और तो कुछ खास न्यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास कि आज की डेट में हमारे पास निफ्टी के अंदर कौन कौन सी वो टॉप 50 कंपनियाँ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। वो है आपकी अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यूएस डॉलर 74 रुपीज़ का हो गया, यूरो 86 रुपीज़ का, ब्रिटिश पाउंड 100 रुपीज़ का, जापानीज येन 66 का और चाइनीज वन 11 का। यही जो 5 करेंसीज होती हैं ये हमारी किस में आती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।